लोग ऐसी सरकार चाहते हैं जिसकी कथनी और करनी में फ़र्क ना हो। हम सुरक्षित रहे, लॉ एंड ऑर्डर हो, महिलाएं सुरक्षित हो, हमारी बेटियां सुरक्षित हो। शाम को हमारी बेटी जाती तो हम ये ना सोचें कि बेटी हमारी 8 बजे से पहले घर आ जाए, कहीं कुछ हो ना जाए। मैं एक ऐसी सरकार चाहता हूँ जिसमें कि युवाओं को रोजगार, बच्चों के लिए अच्छी बेहतर शिक्षा और प्रदेश का विकास हो। उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार चाहिए कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझे। गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार यहाँ बहुत बढ़ गया है। तो मैं ऐसी सरकार चाहता हूँ जो डेवलपमेंट के साथ साथ अपराधीकरण का खात्मा करे। एक आम आदमी के हिसाब से सोचें तो वो सरकार होनी चाहिए जो मानवीय सरोकारों से जुड़ी हो, जनता की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझे, उसके मुद्दों को अपना मुद्दा समझे। वो सरकार बहुत सालों से प्रदेश को ज़रूरत है। हमारे प्रदेश की जनता गरीब होती जा रही है और हमारे नेता मालामाल होते जा रहे हैं। आज अगर एक बच्चा पैदा होता है तो सिर में 32,000 रुपये का बोझ लेकर के आ रहा है और हमें ऐसी आज सरकार चाहिए जो हमारे ऊपर कर्जों का बोझ कम करे, राज्य का विकास करे, राज्य हित के लिए सोचे, ना कि अपनी तिजोरियां भरे। ऐसी ही जनता की उम्मीदें हैं, आकांक्षाएं हैं। नमस्कार, हम आप मिलकर सरकार बनाते हैं, उम्मीदों वाली सरकार। और हैरानी की बात तो यह है कि चुनाव से पहले पार्टियां और नेता भी उम्मीद ही दिखाते हैं, बेचते हैं उम्मीदों को ही, लेकिन चुनाव के बाद ना वो नजर आते हैं और ना उनके पूरे होने की उम्मीद बचती है। तो क्या माना जाए कि जब राजनीति पर सत्ता का रंग चढ़ जाता है तो उसे लोग नहीं दिखते, लोगों की उम्मीद नहीं दिखती। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में चुनावी समर के बीच आखिरकार लोगों ने अपने गुल्लक में किन मुद्दों और उम्मीदों को छिपा रखा है? कैसी सरकार बनाना चाहते लोग, ये देखिए। जहां जो स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं दे सके, अगर आप बीमार हो तो भरोसा हो कि अस्पताल जाएंगे तो इलाज मिल जाएगा, हर परिवार के लिए घर हो पाए, ये बुनियादी जरूरत है। शिक्षा की एक समान व्यवस्था हो, अमीर और गरीब के लिए अलग अलग नहीं, बुनियादी सुविधाओं की मौजूदगी हो, सड़क, पानी, बिजली, आज भी हम जूझ रहे हैं। मजबूत अर्थव्यवस्था हो ताकि कम से कम नौकरी मिले, आप बेहतर जीवन जी सके, पर्यावरण का प्रबंधन सही तरीके से हो पाए, आप सांस ले सके, जी सके मुकम्मल तौर पर, सुख शांति हो और चुस्त स्थानीय शासन प्रशासन हो। ये वो बुनियादी चीजें हैं जो बनाती हैं एक बेहतर सरकार। अब जैसे एक सरकारी जॉब करता है बंदा, उसको 50,000 दे रहे हैं, वही 25-25 हज़ार में 2 बंदे रखे जाएं तो बेरोजगारी भी खत्म होगी। ये सर हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो यूपी में और विकास करे, धर्मों पे लड़े ना, ठीक है सर, और बेरोजगारी जो है उसको खत्म करे। बच्चों को बेरोजगारी मिल रही है, आज के टाइम पे रोजगार मिल ही नहीं रहा है। पहली चीज़ तो यही है कि बेरोजगारी दूर हो यहाँ से। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो जनता के प्रत्येक व्यक्ति को स्वावलंबी बनाए, उसे लालच ना दे, उसे कटोरा लेके भीख मांगने की आदत ना डलवाए, उसे ये आदत ना डलवाए कि हम तुम्हें 2 रुपए किलो ये चीज़ देंगे। क्यों देंगे? आप मेहनत करने के लिए उसको रोजगार दीजिए, उसको मौके दीजिए कि हाँ ठीक है, तुम इंसान हो, मेहनत करो, उसके एवज में तुमको पैसा मिलेगा जिससे तुम अपना घर चलाओगे। ये सरकार ऐसी होनी चाहिए कि जो पहाड़ से पलायन हो रहा है बेरोजगारी की वजह से, वो रुकना चाहिए। रोजगार की सुविधाएं आनी चाहिए, बेसिक सुविधाएं आनी चाहिए। हम चाहते हैं कि ऐसी सरकार बने जिससे लोगों को रोजगार मिले। जी, तो कटोरे पकड़ाने वाली सरकार नहीं, एक मुकम्मल विकास देने वाली सरकार हो जो ऐसा माहौल बनाए, ऐसी अर्थव्यवस्था बनाए कि सबको रोजगार मिले। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। गिरिजा शंकर जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मध्य प्रदेश सरकार में बहुत काम कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से। वरिष्ठ पत्रकार NK सिंह साहब हैं जिन्होंने बहुत सारी सरकारों को देखा भी और उनकी आलोचना भी अच्छे से करते रहे हैं। अजय वर्मा साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं जो लगातार सरकार चलाते रहे हैं, और शबनम खान जी हैं, ह्यूमन एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जो सरकारों पर नज़र रखने का काम करती हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद रमेशचंद्र तोमर साहब भी हैं, चमोली से विनोद चमोली साहब भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जो देहरादून से जुड़े हुए हैं, और SP यादव जो मौजूदा सरकार उत्तर प्रदेश की है उसमें स्वास्थ्य राज्य मंत्री। आप सबका बहुत स्वागत है। गिरिजा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कि हम बटन दबाकर सरकार बनाते हैं, लेकिन सरकार बनते ही हमारे पास उस सरकार का बटन नहीं रहता। बिल्कुल सही कहा आपने। दरअसल सरकार बनने के बाद जो पहला आरोप चाहे विपक्षी दल लगाएं चाहे आम जनता की शिकायत हो, यही होती है कि जिन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में गए थे, सरकार में आने के बाद उन मुद्दों पर आपने काम नहीं किया। दरअसल आप यदि अलग अलग पैमाने पर किसी अच्छी सरकार की बात करेंगे तो वो पैमाने बहुत लंबे हो सकते हैं
मूल रूप से हमारे संविधान में जिस समता मूलक समाज की बात की गई है, क्या हमारी सरकारें वो आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जो असमानता है, जो लगातार बढ़ते जा रही है, उसको दूर करने का काम किया या नहीं, ये बुनियादी शर्त होनी चाहिए। दूसरी बात, आप देखिए, कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, जब सरकार बनाने के पहले शपथ लेता है तो शपथ में वो कहता है कि बिना किसी राग द्वेष के हर व्यक्ति के साथ न्याय करूंगा। लेकिन ऐसा उसके बाद शायद वही नहीं होता, उसके अलावा सब होता है। तो दिक्कत ये है कि विकास की जो बात करते हैं आप, जब तक न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम नहीं होगी, विकास के किसी भी आयाम को छूना किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है। तो अच्छी सरकार वही होगी जो न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम रखे और जो असमानता हमारे समाज में है उसको दूर करने की दिशा में आगे बढ़े। तो एनके सिंह साहब, फिर बटन दबा के हम सरकार बनाते हैं और सरकार का बटन अगर चला जाता है हमारे हाथ से, तो फिर ये क्या सत्ता का रंग ऐसा चढ़ जाता है? हो क्या जाता है फिर? बटन दबाने का मतलब क्या रह जाता है? ये इसलिए होता है कि एजुकेशन लेवल समाज का काफ़ी कम था। आज से कुछ साल पहले लॉजिक पावर समाज का कम था, तो वो जाति में बटा रहता था, उसके एस्पिरेशंस बहुत लिमिटेड होते थे, जातिवादी एस्पिरेशंस होते थे। जैसे जैसे समाज ग्रो करता गया, उसकी अपेक्षाएं भी सरकार से बढ़ती गई। जो गिरिजा शंकर जी ने कहा है उसमें सिर्फ एक ही है कि महाभारत में भी ये ऑलरेडी शांति पर्व, अनुशासन पर्व में राजा को कैसा होना चाहिए व्याख्यायित है और यही संविधान में लिया भी गया है, वहीं से लिया गया है। लेकिन आपने जो पैरामीटर्स दिखाए थे, आप याद करिए, इन तमाम पैरामीटर्स पे चंद्रबाबू नायडू कुछ साल पहले खरे उतरे लेकिन चुनाव हार गए। जी, शीला दीक्षित ने बहुत सारे फ्लाईओवर बनाए, चुनाव हार गई। अखिलेश यादव का 4.5 साल बहुत खराब रहा, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बुरी स्थिति में रहा, लेकिन अचानक कुछ चीजें होती है और अखिलेश यादव की क्रेडिबिलिटी जनता की नजरों में बढ़ जाती है और एंटी इनकम्बेंसी तिरोहित हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो डिपेंड करता है कि गवर्नेंस के लिए जो एस्पायर कर रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी कितनी है, कितनी विश्वसनीयता है। आज मान लीजिए ये सारी चीजें और वो किन तरीकों से अपनी क्रेडिबिलिटी बना लेते हैं, वो तरीके के जो टूल्स हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो टूल्स बड़े जरूरी हैं कि वो टूल्स है कौन से जिससे आप क्रेडिबिलिटी बनाते हैं। तमाम सरकारें हमने देखी है जिन्होंने बहुत कुछ नहीं किया है, लेकिन वो टूल्स इस्तेमाल किए हैं और जिससे की विश्वसनीयता बढ़ी है। हमारे साथ अखिलेश सरकार का आप जिक्र कर रहे थे, अखिलेश सरकार में मंत्री एसपी यादव साहब है। यादव साहब बात कर रहे थे, गिरिजा शंकर जी ने पहली बात कही कि जो शपथ लेते हैं कि बिना किसी राग द्वेष के, पक्षपात के और भय के आप काम करेंगे, इस सरकार में सबसे पहली जो ये शर्त थी वही नजर नहीं आई है और क्रेडिबिलिटी का लूज तो आपने किया ही है। देखिए, जितने भी हमारी योजनाएं सरकार की, देखिए सबके लिए है। जैसे हमने 17 लाख लैपटॉप हमारी सरकार ने बांटा, सभी को दिया। जो इंटरमीडिएट पास बच्चे थे, चाहे छात्राएं, चाहे जिस जात कम्युनिटी के हों, या 108 सेवा सबके लिए है। कोई लालच क्यों दे रहे हैं आप वोटर को, या मजबूत तो नहीं बना रहे? नहीं, देखिए हमारी योजनाएं सड़क, नहीं, हमने जो सड़क बनाया सबके लिए बनाया। हमने आगरा एक्सप्रेसवे बनाया, सबके लिए बनाया, सब चलते हैं। क्या उसमें कोई जात या बिजली हमने दिया, 18 घंटे गांव में बिजली दे रहे हैं और 20 घंटे तहसील मुख्यालय में, 24 घंटे जिला मुख्यालय में, सबको दे रहे हैं। लेकिन आप भेदभाव करते रहे, इसलिए ये वाक्य जोड़ा गया है साफ तौर पे। हाँ बिल्कुल। रमेश चंद्र जी, तो साहब आपका जिक्र कर रहे हैं कि आप जो है भेदभाव क्या जोड़ा गया, बता दीजिए आप। नहीं, लैपटॉप इन्होंने बांटा, भेदभाव किया, आप बिना भेदभाव के बांटेंगे तोमर साहब। पीसीएस की लिस्ट में यादव सबसे ज्यादा थे, हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, आदेश देना पड़ा। नहीं, हमने कोई भेदभाव नहीं किया, झूठ बोल रहे हैं। नहीं तो अरे हाईकोर्ट ने आदेश दिया। यादव साहब, आपको तो याद होगा, आप तो मंत्री हैं सरकार में, और फिर आपके एक और मंत्री हैं, आपने सबसे ज्यादा जो हंगामा शोर किया हुआ था यूपी 100 पर, और यूपी 100 जो है वो आपके मंत्री को तलाश नहीं पाई, जिस पर रेप का मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर आपको FIR दर्ज करनी पड़ी और नहीं, आज का यूपी 100 तो आज हो गया कि आपको मंत्री नहीं मिल रहा। ऐसा है, ऐसे जो जुमलेबाजी है, ये जुमलेबाजी है, ये जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी है, नहीं मिल रहा। यूपी 100 के बाद रेप के आरोपी मंत्री नहीं मिल रहे आपको। हाँ बिल्कुल जुमलेबाजी है। कहाँ पर है आपके मंत्री? विजय माल्या यादव साहब, आपके मंत्री कहाँ पर है? विजय माल्या मंत्री नहीं है। माल्या चलेगा तो ये भी चले जाएगा। विजय माल्या की आप विजय माल्या की तरह से भेजना चाहते हैं? कहीं गायत्री जी भी तो नहीं चलेगा फिर विदेश? आप
भाई मैं चाहता हूँ विकास वाली सरकार हो और हर आदमी सेफ रहे। सुनवाई के लिए कहाँ जाए, तो गवर्नमेंट ऐसी सशक्त है जो कि एक आम नागरिक की समस्याओं को समझे, उन्हें सुलझाए, उन्हें सुनने वाली। ऐसी सरकार चाहते हैं जिसमें महिलाओं की सेफ्टी सबसे ज्यादा हो, क्राइम कम से कम हो, जो कि यूपी पहले से बदनाम है कि क्राइम यूपी में सबसे ज्यादा होता है, तो क्राइम सबसे ज्यादा कम हो, यही हम चाहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर्स की बहुत बुरी हालत है, लोग सुरक्षित नहीं है, लोग तरह की परेशानियों से होते हैं। ऐसी सरकार होना चाहिए जो लॉ एंड ऑर्डर्स का ध्यान रखे। सुरक्षा एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई हमारे पास भी इलाज नहीं है, वो सुरक्षा में सरकारी दे सकती है, पुलिस दे सकती है। तो ऐसी सरकार हो जो प्रदेश के लोगों को सुरक्षा दे, सुरक्षित माहौल बने और लोग सुरक्षित महसूस करें, लड़कियां सुरक्षित महसूस करें। और अगर एक सुरक्षा होगी तो मेरा मानना है कि हमारे प्रदेश काफ़ी तरक्की करेगा। यूपी में सबसे बड़ा सवाल है सुरक्षा का। यूपी में हमारे सुरक्षा नहीं है, तो हमें ऐसी सरकार चाहिए जो सुरक्षा दे सके, गरीबों को सुरक्षा दे सके, महिलाओं को सुरक्षा दे सके। हम घर से बाहर निकलते हैं, घर से निकलते ही एक असुरक्षा की भावना आती है हमारे अंदर, तो हम ये चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इतना स्ट्रांग होना चाहिए, प्रॉपरली जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट होना चाहिए, जिससे हम घर से निकल के अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। जो व्यापारियों को सुरक्षा, सम्मान, प्रतिष्ठा दे सके, तो व्यापारी टैक्स देता है सरकार को, ऐसी सरकार होनी चाहिए। आज व्यापारी असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है। तोमर साहब, आप पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, एमपी रहे हैं, बात सुरक्षा की हो रही है। आपने सरकार चलाई 2002 तक। आपके जो नेता है राजनाथ सिंह जी, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आजकल गृह मंत्री है। सुरक्षा को लेकर सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी से डर लगता है आम आदमी को। उनको लगता है कि आपकी पार्टी की सरकार आएगी तो दंगे होना शुरू हो जाएगा। ऐसा डर क्यों लगता है? ये कहना गलत है। हमारी सरकार रहती है, आती है, तब दंगे होते हैं। हमारी सरकार जब रही है, अच्छी कानून व्यवस्था रही है, लोग सुरक्षित रहते हैं, महिलाएं सुरक्षित रहती हैं और किसी को कोई परेशानी नहीं होती है। माननीय कल्याण सिंह जी की सरकार देख लीजिए जी, जब माननीय कल्याण सिंह जी सरकार थी, आम आदमी सुरक्षित था। कल्याण सिंह जी की सरकार के वक्त का जिक्र मत कीजिए सर। सबसे ज्यादा कानून की धज्जियां तो कल्याण सिंह जी की सरकार में ही उड़ी, उसको अब फिर से पुराने मुर्दे मत उखाड़िए। आप कह रहे हैं जी, आप आम आदमी को पूछिए, आम आदमी सबसे ज्यादा सुरक्षित था। किसान ट्यूबवेल पर आपके मुख्यमंत्री ने तो सुप्रीम कोर्ट का भरोसा तोड़ दिया, शाम को घूमती थी। तोमर साहब, आपके मुख्यमंत्री ने तो सुप्रीम कोर्ट को दिया भरोसा तोड़ दिया। सरकार कैसी होनी चाहिए जिसमें लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो? माननीय कल्याण सिंह जी सरकार में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था, माननीय राजनाथ सिंह की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था। किसान आराम से ट्यूबवेल पर जाकर सोता था। जी, राम की आप लोग बातें करते थे और हम आम आदमी सुरक्षित। जिस दौर की बात हो रही है, आप लोग राम की ही राजनीति कर रहे थे और जो क्या क्या हुआ था। तोमर साहब की पार्टी राम राज्य की बात करती है हमेशा। जी, हम दिखा भी रहे हैं, आप ग्राफिक में दर्शक देख रहे हैं कि राम राज्य क्या होता है, ये भी आप देख रहे हैं। हमारी पार्टी ये राम राज्य अजय जो है आप जिक्र कर रहे हैं गांधी के राम राज्य का। जी, गांधी का राम राज्य और भारतीय जनता पार्टी के राम राज्य में फर्क है। आप गलत ग्राफिक दिखा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि गांधी का राम राज्य अलग कॉन्सेप्ट है और तोमर साहब की पार्टी का राम राज्य का अलग कॉन्सेप्ट है। तोमर साहब के राम राज्य का मतलब है भव्य मंदिर का निर्माण। हमारी पार्टी का सबको सबका साथ सबका विकास करने में विश्वास रखती है और केंद्र में मोदी जी की सरकार है, हम ऐसा कर रहे हैं। आम आदमी सुरक्षित है। जी, शबनम खान के पास जाओ, लेकिन सियासी बात चल रही है तो अजय वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय वर्मा जी, सबका साथ सबका विकास, हिंदुस्तान में आप लोग रह रहे हैं, आपकी लोकतंत्र की व्यवस्था है और 20% 22% को तो आप इग्नोर करके चल रहे हैं। लेकिन एक आखिर ये कैसे सबका साथ और सबका विकास है? देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतंत्र का ढांचा जब भी मजबूत होगा जब सबका साथ और सबका विकास का वादा सही मायनों में खरा उतरेगा। लेकिन राजनीति और अपराध के बीच की रेखा को सबसे पहले मिटाने का काम कांग्रेस ने ही किया था। जो इस्तेमाल शुरू होना हुआ उन बाहुबलियों का, जो बाद में खुद नेता बन बैठे। शबनम, देखिए सुरक्षा जो लोग बेस्ट बनता चला गया। जो सबसे ज्यादा सत्ता शासन करता है वो कौन करेगा? जो बेस्ट होगा वही तो करेगा। इसीलिए आप 27 साल से नहीं आए यूपी में। जब आदमी काम करता है, अब समझ आई बात मुझे। 27 साल से आप क्यों नहीं आए यूपी में, ये आपने समझाया। शबनम जी, आपको लगता है कि सबका साथ सबका विकास? जी, 1 मिनट, शबनम जी से थोड़ा सा पूछ ले, ज्ञान ले लें। देखिए, सबका साथ सबका विकास सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है? जी। क्या आपने सबका साथ सबका विकास कह के फिर एक बार शमशान और कब्रिस्तान की भी बात करनी शुरू कर दी? तो फिर उसमें सबका साथ और सबका विकास कहाँ रह गया? मुझे लगता है कि मैं जितने भी नेताओं की ये भाषा सुन रही हूँ आप ही के माध्यम से, जो अभी हमारे साथ पैनल में बैठे हुए हैं, बहुत सम्मानित
सारे नेतागण हैं, किसी का भी एजेंडा सुरक्षा देने का नहीं है। हर एक को सत्ता का लाभ चाहिए कि सत्ता कैसे आएगी, उसके लिए चाहे मुसलमान को गाली बकनी पड़े, उसके लिए चाहे हिंदू भाई को कुछ कहना पड़े, उसके लिए चाहे किसी भी व्यक्ति को कुछ भी कहना पड़े, चाहे कब्रिस्तान की लाशें कहाँ जाएंगी, चाहे शमशान में कौन लाशें जलाई जाएंगी, इस पर भी इनको राजनीति करनी होती है। मुझे लगता है कि सुरक्षा जो सबसे बड़ा मुद्दा है, चाहे हमें पुल पे जाना हो तब भी हम जिंदा होंगे तभी तो जा पाएंगे, तो वो सब के मामले में सबके सब हाथ एकदम खाली नजर आते हैं और कोई भी उस पर काम करता नजर नहीं आता है। एक दूसरे को लानते मनाने से ये जो गंभीर मुद्दा है ये खत्म नहीं होगा। इस पर आप सब लोगों को एकजुट होकर काम करना पड़ेगा। जी शबनम जी, हमारे साथ विनोद चमोली साहब जुड़े हुए हैं, उत्तराखंड से, देहरादून से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। चमोली साहब, क्या ये हो गया क्या? मुझे लगा था कि पार्टी तैयारी कर रही है सरकार बनाने की, आपने डिमार्केशन कर लिया किस गाँव में कब्रिस्तान बनाना है, किसमें शमशान बनाना है? मैं वर्तमान में देहरादून का मेयर भी हूँ पिछले 2 समय से, और चेयरमैन भी रहा हूँ जी। मैंने स्वयं के स्तर पर 2 कब्रिस्तान मुस्लिमों के लिए दिए हैं जी, और हिंदू बच्चों के दफनाने की व्यवस्था नहीं थी तो उसके लिए मैंने शमशान भी दिया है जी जी हिंदू बच्चों का। तो ऐसा नहीं है कि एक बात कहीं कह दी जाए तो प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये बात, उसकी मूलभूत सुविधाएं दीजिए। क्यों हमें सब शमशान और समझना चाह रहे हैं ना कि आप सरकार आएगी तो कहां ये दीवारें खड़ी होंगी। देखिए सुन लीजिए, क्योंकि आपने वो विषय उठाया इसलिए मैंने उस विषय पर बात की है। देश के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इतनी शोभनीय बात कहते हैं, क्या ये शोभा देती है? जी जी जी, मेयर साहब है, उनको दीवार बनाने का वो व्यवस्था का इंतजाम करना होता है। क्या एक मिनट मुझे, मैं अपने काम की बात को बताऊंगा ना। बताएं कि हमने कब्रिस्तान भी बनाया तो शमशान भी बनाया। अगर माननीय मोदी जी ने ये कह दिया कि आप सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए कब्रिस्तान मत बनाइए, अगर आवश्यकता है तो वो भी बनाइए, और हिंदुओं को शमशान का आवश्यकता तो वो भी दीजिए। देश की महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी, रोजगारी, ये मुद्दे सब खत्म हो गए और बस शमशान और कब्रिस्तान और हिंदू मुस्लिम यही रह गया है। देश के प्रधानमंत्री इन मुद्दों को तो अजय जी आपने पहले ही खत्म कर दिया, अखिलेश जी का साथ देकर के, जो 5 साल से जनता बात तो समस्या थी। प्रधानमंत्री जी ने जो शिकायत की वो यादव साहब से, अखिलेश सरकार से है कि उन्होंने कब्रिस्तान तो बनवाए, शमशान नहीं बनवाए। नहीं, हमने भी बनवाया है। तो बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं, न उत्तर प्रदेश में दोनों बनवाया गया है, और बीजेपी के लोग झूठ बोल रहे हैं। को भी हिंदू मुस्लिम कर दिया, शमशान भी बनवाया गया है और कब्रिस्तान भी। ये देखिए क्या बातें निकल के आ रही है यहाँ पर, और इसीलिए हम लगातार वो तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी कुछ किया तो जा रहा है, लेकिन और उसको अच्छी तरह से निखारा जाए, सबकी सुरक्षा हो और एजुकेशन के मामले में भी थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो, बस इतना ही चाह रहे हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में कुछ बच्चों के लिए काम करें और उनके रोजगार की परफेक्ट व्यवस्था करें। तो सरकार की बात है शमशान और कब्रिस्तान की, और लोग चाहते हैं शिक्षा। सिंह साहब, शमशान और शिक्षा में क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? नहीं, प्रायोरिटी इस दुनिया में आज से नहीं, 2500 साल से प्रायोरिटी बहुत साफ साफ डिसाइडेड है कि कल्याणकारी राज्य हो जी। और कल्याणकारी का मतलब शमशान कब्रिस्तान में ये बांटा किसने था? दरअसल बांटा ही है, इन्हीं के बेसिस पे है। तो नतीजा ये है कि आज मिडवे आप 70% जब इलेक्शन होता है, अचानक आप देखते हैं तो शमशान कब्रिस्तान शुरू कर देते हैं, जबकि आपके पास विकास के तमाम पैरामीटर, NFHS का रिपोर्ट आया है, और 58% बच्चा जो आज पैदा हो रहा है इस देश में 70 साल की आज़ादी के बाद, वो एनीमिक होता है जी। उसका ब्लड का वो होता है, माल न्यूट्रिशन की वजह से वो एनीमिक होता है, स्टंटेड होता है। 38% बच्चा ठूंठ होता है, कम हाइट का होता है। आप समझ सकते हैं कि इसके बाद भी पूछने की जरूरत है कि विकास क्या होता है। लेकिन हकीकत यह है कि जब आधे रास्ते आए, शुरू में चला विकास, लेकिन आधे रास्ते आते देखा कि नहीं मामला नहीं बन रहा है, तो फिर शमशान की तरफ रास्ता नहीं बन रहा जी। गिरजा शंकर जी से एक छोटी सी जानकारी लेना चाह रहा हूँ सर, जो सरकारें होती हैं उनको शिक्षा से इतना दूर क्यों? प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और हम जो है सरकार से दूर कहीं चलते हैं। जब सरकार बन जाती है, जैसे सिंह साहब भी कह रहे हैं कि चुनाव आते आते बात शुरू करते हैं विकास से और पहुंच जाते हैं शमशान पर, वहीं ले जाना चाहते हैं वोटर को। देखिए, होता इसलिए है वो कि उनको हर हाल में, चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उनका मकसद चुनाव जीतना होता है जी। उन मुद्दों पर, मतलब चुनाव विकास पर नहीं जीता जा सकता। हाँ, तो जब उनको लगता है कि जिन मुद्दों को लेकर वो चुनाव में गए हैं वो शायद उनको वो डिविडेंड न दे, इसलिए वो मुद्दे बदलते हैं। जहाँ तक सवाल शिक्षा का है, शिक्षा को लेकर
जितनी उदासीनता या जितनी लापरवाही आज़ादी के बाद किसी जहाँ हुई है, शायद ही किसी मुल्क में ऐसा हुआ हो। अलग अलग तरह की शिक्षा, अलग अलग स्तर पर पढ़ाई, और उसमें भी पूरी मतलब कोई शिक्षा नीति जैसी तो आलम ये है जैसे गंजी की इसी उत्तर प्रदेश में हाल ही में ऐसी तस्वीरें सामने आई थी कि एक पद के लिए आवेदन हो रहा है तो ग्रेजुएट लोग सफाई कर्मी बनने के लिए तैयार हो रहे हैं और नाले में उतर करके वो इम्तिहान भी देते नजर आए। हाईकोर्ट ने भी इस पर इसीलिए एक तस्वीर हम लेकर आए हैं जी, एक तस्वीर लेकर आए हैं कि थोड़े से हम ये तस्वीर में दिखाएं कि क्या शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए और है दुनिया में। फिनलैंड की जरा तस्वीर पर आप नजर डालिए कि फिनलैंड में क्या क्या किस तरह की शिक्षा है। पढ़ाई बिल्कुल यहां पर मुफ्त है पूरी तरह से। फिनलैंड में नंबर 1 है फिनलैंड, सभी स्टूडेंट को सब्सिडी पर खाना मिलता है। शिक्षा का बजट लगभग 11.1 बिलियन यूरो है यहां पर, और क्या नतीजे आते हैं, हर 12 स्टूडेंट पर एक टीचर जरूरी है। जरा देखिए 12 पर 1, 93% स्टूडेंट हाई स्कूल पास करते हैं यहां पर, 43% स्टूडेंट वोकेशनल ट्रेनिंग यहां पर पाते हैं। फिनलैंड में टीचर बनने के लिए मास्टर डिग्री जरूरी होता है, और इससे भी दिलचस्प यह है कि टॉप 10% जो ग्रेजुएट होते हैं वो टीचर बनते हैं। हमारे यूपी में तो मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं एसपी सिंह साहब, आपने जो टीचर कैसे कैसे बनाए कि हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि ये टीचर लायक नहीं है, और क्या क्या 5 साल तक पूरा चलता रहे तमाशा। टॉप 10% जो होते हैं वो टीचर बनते हैं फिनलैंड में। उत्तर प्रदेश में जो टॉप 10% बच जाते हैं, जिनको कहीं काम नहीं मिल रहा होता, वो टीचर बन जाते हैं। टीचर बना देते हैं आप, क्योंकि उनके सरनेम कुछ होता है उनके पीछे। नहीं, पॉलिटिक्स से बचते हैं तब टीचर में आते हैं, ज्यादातर तो पॉलिटिक्स में चले। यादव साहब क्या यही करेंगे फिर अगली सरकार जो बनेगी, अगर आपकी बनती है तो? नहीं, देखिए ऐसा है, देखिए लोक सेवा आयोग है, माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग है, उच्च शिक्षा सेवा आयोग है, और उसमें एग्जाम होता है और पे एक प्रक्रिया के तहत आते हैं। कोई सरकार थोड़ा बना देती, कोई मुख्यमंत्री या मंत्री थोड़ा बना देता, ये टीचर होंगे या नहीं होंगे। हाईकोर्ट ने हटाया, फिर एक व्यवस्था है उसके अंतर्गत आते हैं। वो तो न्यायालय का जो डिसीजन है उसमें तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। जहाँ तक सवाल है, देखिए आंध्र प्रदेश में देखिए व्यापक घोटाला, आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए क्या हुआ है। यादव साहब, हरियाणा में क्या हुआ था, नहीं बोल सकते आप। हरियाणा में क्या हुआ था? नहीं, हमारे यहाँ तो कोई सी बात नहीं हुई है। सबसे विजय जी, सबसे बड़ी परेशानी है कि आप करेंगे उत्तर प्रदेश की बात, लोग पहुंच जाएंगे हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश। अरे आपके उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, आप अपनी जिम्मेदारी लीजिए। तोमर साहब, सुना कि आपको बहुत भरोसा है कि आपकी सरकार आने वाली है, और आपकी सरकार में भारतीय जनता पार्टी में शिक्षा का मतलब है कि शिक्षा का भगवाकरण करना। बिल्कुल आने वाली है। अशोक महान और अकबर महान में से कौन महान बने, ये तय करना सिर्फ आपकी शिक्षा का मकसद होता है। ये दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी के बारे में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में हमारी प्रचंड बहुमत से सरकार बनने वाली है। हम कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करेंगे, शिक्षा स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था की जाएगी, युवाओं को रोजगार मिले इसका हम काम करेंगे, बिजली पानी सड़क इसकी अच्छी व्यवस्था होगी, और आम आदमी को राहत मिलेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी जो केंद्र में कर रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। आप लोग जरा इन तस्वीरों को देखिए और उस आईने में खुद को देखिए कि आप क्या करते हैं और क्या होना चाहिए। जापान एक ऐसा देश है जो अपनी तबाही के बाद फिर से खड़ा होने के लिए उसने सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया शिक्षा और स्वास्थ्य पर, और उसके नतीजे आज सामने हैं। शिक्षा के लिहाज से जापान की ओर भी देखना होगा। 2 तस्वीरें हैं यहाँ पर, देखिए जरा सा। एक यूपी के एक स्कूल की तस्वीर है, एक जापान के एक स्कूल की तस्वीर है, और ऐसा नहीं कि किसी एक स्कूल की यूपी की तस्वीर है, और ऐसा भी नहीं कि जापान के किसी एक स्कूल की तस्वीर है। ये आम तस्वीर दोनों ही मुल्कों की है। नहीं, वर्मा जी, आप जिस पार्टी का जिसके साथ सरकार बना रहे हैं, आपने जो किया करते रहे, आप तो उसके नतीजे ये है। देखिए, आप देश की भौगोलिक स्थिति परिस्थितियों को फिनलैंड और हिंदुस्तान की तुलना कर रहे हैं। 130 करोड़ लोग हैं। जापान में तो हमेशा भूकंप आते हैं। नहीं, 130 जापान को तबाह कर दिया गया था। हिरोशिमा नागासाकी जापान के साथ हुआ था, उसके बाद की ये तस्वीरें बनी है। व्यवस्था, आप शासन, आप इन सारी चीजों को करके देखे चलिए। और आप बात देखिए, जापान और फिनलैंड से आप तुलना कर रहे हैं, वहां की पॉपुलेशन कितनी है, वहां की भौगोलिक स्थिति है। पॉपुलेशन बोझ है क्या आपके लिए? आप भारत का जागरूकता अभियान चलाने की, मोटिवेट करने की आपकी कितनी % आप चाह रहे हैं कि फिर से नसबंदी अभियान चला के थोड़ा सा आबादी को नियंत्रण किया जाए? है, अनपढ़ लोग कितने हैं उसके ऊपर तो आप काम करिए ना। देखिए, हम पत्रकार, हम
सोशल एक्टिविटिस्ट, नेता, अभिनेता और इन सबको मिलकर एक जन जागरूकता अभियान हिंदुस्तान में चलाना पड़ेगा ताकि लोग जागरूक हों और इन परिस्थितियों में अध्ययन करके उनका कोई स्थायी हल निकाले। आने वाले कल में ये चीजें जागरूक हो। इससे पहले बहुत ही दिलचस्प ये भी है कि देखिए कैसा दस्तूर है यहाँ पर। अर्थशास्त्र में स्नातक है वरुण गांधी, लेकिन कहाँ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। भारत में कोई उनके लायक स्कूल और कॉलेज थे नहीं। और जरा आगे बढ़ा, राहुल गांधी कौन क्या करते रहे हैं ये देखिए। राहुल गांधी साहब एमफिल उन्होंने किया ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ कैम्ब्रिज से, इंग्लैंड से। हम लोग कहां जाए? अखिलेश यादव सीएम रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से। वरुण गांधी ये तो इससे साफ होता है सिंह साहब कि हमारे यहाँ की स्कूलों की और एजुकेशन की जो व्यवस्था है उस पर नेता खुद कितना भरोसा करते हैं। हमारे नेताओं के लायक नहीं है वो जिन्होंने इनको बनाया। इलाज के लिए भी जो है, इलाज के लिए भी बाहर ही जाते हैं। चिल्ला के जब आजादी मिली थी उसके 2 साल पहले 1944 में कहा गया था कि अपने जीडी, अंग्रेजों के टाइम में, कि अपनी जीडीपी का कम से कम 4% आप एजुकेशन में लगाएंगे। आज 6% की डिमांड है। आप ताजुब करेंगे कि सिर्फ 3% एजुकेशन में खर्च हो रहा है। नतीजा ये होता है कि शिक्षा दम तोड़ रही है और दम तोड़ती है तो हमें नौकरियां नहीं मिलती क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होती है, आप उसमें रोजगार नहीं पा सकते। ये दिक्कत बहुत बड़ी है कि शिक्षा में हमने कभी खर्च नहीं किया है। मैं भी तो जी विनोद चमोली साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चमोली साहब, मैं आपसे चाह रहा था कि उत्तराखंड की तस्वीर कुछ आप बताएंगे कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आती है तो बदलेगी आपके नेतृत्व में, लेकिन फिर मुझे लगा ये सवाल आपसे करना ठीक नहीं है क्योंकि आपकी सरकार तो कांग्रेस की सरकार होगी ना, सभी लोग कांग्रेस वाले ही एमएलए बनने वाले हैं यदि आपकी पार्टी की सरकार बनी तो। हमने करके दिखाया है। केंद्र के अंदर तमाम लोग हमारे साथ कांग्रेस के आए जो आज मंत्री पदों पर बैठे हुए हैं लेकिन बेहतर काम कर रहे हैं क्योंकि नेतृत्व बेहतर है, पार्टी की नीति बेहतर है। तो मैं समझता हूँ वो मुख्यमंत्री हमारे साथ आए हैं, बागी लोग थे हमारे साथ थे तो वो माफिया थे, खनन माफिया थे, विकास के माफिया थे, और आपके साथ आके वो आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आपके नेता हैं। धन्य है, आपको नमन है। आपकी नीतियों को एक आंख से कुछ देखते हैं, दूसरी आंख से कुछ देखते हैं। अजय जी, उनकी गंगोत्री में अच्छा डिटर्जेंट पाउडर है। जी जी जी, बिल्कुल बेहतर है। ऐसा नहीं है पर ये जो आप काम कर रहे हैं, आप इसके लिए धन्यवाद के पात्र। एक मिनट रुकिए, मेरा विषय समाप्त हो जाए तो अपनी चाहे जो टिप्पणी कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको उदाहरण के साथ बता रहा हूं कि केंद्र में आज हमारी सरकार चल रही है। हमारी सरकार में तमाम लोग कांग्रेस से आए हुए मंत्री पदों पर हैं, वो बेहतर काम कर रहे हैं। आज वहां पर ना भ्रष्टाचार दिख रहा है, न कोई समस्या खड़ी हो रही है। हमारा अगर नेतृत्व ठीक है, हमारी अगर नीतियां ठीक है, पूरी बात सुनिए जी। नहीं, आप ही की बात को जोड़ रहा हूं मैं। अगर हमारी लीडरशिप ठीक है, नेतृत्व ठीक है और नीतियां ठीक है तो आगे के कार्यक्रम भी ठीक चलेंगे। और आप देखेंगे यही लोग जो कांग्रेस को से बाहर निकाले गए या कांग्रेस से बाहर आए हैं, ये एसेट साबित हो सकते हैं बशर्ते इनसे ठीक काम लिया जाए। जी चमोली जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि नेतृत्व जैसा होगा वैसा काम हो जाएगा और आपकी पार्टी का नेतृत्व अच्छा है। तो क्या मैं ये मानूं कि कांग्रेस से जितने लोग आए हैं वो उत्तराखंड में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो उसका नेतृत्व नहीं करेंगे? मतलब कांग्रेस से कोई आया हुआ लीडर चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा आपकी पार्टी में यदि आपकी पार्टी की सरकार बनती है तो? देखिए, ये तय है कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं वो मोदी जी के नेतृत्व में काम करने जा रहे हैं। अरे साहब, आप चीफ मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर तो वो लीडर होगा ना वहां पर। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। चीफ मिनिस्टर लीडर होगा ना, और वो चीफ मिनिस्टर आप कभी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस से आया हुआ हो। ऊपर से चाबुक किसका होगा? आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। मतलब आप कांग्रेस के आदमी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। उत्तराखंड मोदी नंबर 3, उत्तर प्रदेश मोदी नंबर 4, मणिपुर मोदी नंबर 5, पंजाब मोदी नंबर 5। नहीं, छोड़िए सियासी बातों को छोड़िए। आज हम ये चाह रहे हैं कि सरकार हम जो बनाने जा रहे हैं वो कैसी होगी और क्या करेगी, उससे हमें क्या उम्मीदें हैं। शबनम, जो स्कूलों के हम हालात दिखा रहे थे, पता नहीं कब तक हम यही हालात दिखाते रहेंगे। 70 साल तो गुजर गए। आपके मुताबिक ऐसे स्कूल हो जहां पर बच्चे पढ़ के निकले तो उनको सफाई कर्मी नहीं बनना पड़े ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, इंजीनियरिंग के बाद? हम 70 साल बाद भी बहुत ज्यादा पीछे नजर आते हैं। जब आप और हम आप और हम दिल्ली की बात करते हैं, दिल्ली के स्कूल देखते हैं, दिल्ली में स्कूलों का यह हाल है कि पानी पीने के लिए नहीं है बच्चों के पास, बच्चों से टीचर क्या क्या काम करवाते हैं। और ये मीडिया एक बड़ा माध्यम है जो हमें रूबरू कराता रहता है ऐसी चीज़ों से। मुझे लगता है कि हमारे देश के अभी बड़े भाई बोल रहे थे कि अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं, सोशल लोग चलाएं, मीडिया चलाएं। अरे सब लोग हम ही चलाएंगे, राजनेता क्या करेंगे? हमारे देश के जितने राजनेता हैं, इनकी इच्छा शक्ति इतनी कमजोर है देश के लोगों के लिए। चलाना चाहिए सरकार को, आम आदमी को, बड़े भाई, अगर हम सब लोग काम नहीं कर रहे होते तो शायद आप इतना भी काम नहीं करते। शिक्षा से आगे एक और तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं
स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी हो। बातें होती है कि एम्बुलेंस ला दिया गया, बातें होती है कि हर जगह अस्पताल बना दिए गए हैं, लेकिन जो इस मौके पर हम दिखाते हैं आपको एक फ्रांस की तस्वीर जिसे हमें सीखना चाहिए, जहां सरकारों ने अपनी कोशिशों से स्वास्थ्य व्यवस्था की सेहत किस तरह से बदली है। हर नागरिक के लिए यहां पर मुकम्मल उपलब्ध है स्वास्थ्य की व्यवस्था। जीडीपी का 11.6% हिस्सा स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च किया जाता है। यहां पर सरकारी अस्पतालों की संख्या सबसे ज्यादा है, यहां प्राइवेट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप तस्वीर जो देख रहे हैं ये सरकारी अस्पताल की है। आप ये ना समझिएगा कि यहाँ के जो बड़े बड़े अस्पताल हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, उनकी ये तस्वीरें हैं। हर नागरिक के लिए यहाँ स्वास्थ्य बीमा है। बीमार होगा तो चिंता नहीं करनी है उसको कि कैसे इलाज होगा। इलाज के खर्च का 77% हिस्सा सरकार उठाती है यहां पर जी। लेकिन क्या एसपी सिंह साहब आप एक तस्वीर वो भी देख लें कि भारत की और फ्रांस की तस्वीरें किस तरह की कंपैरिजन है जी। ये भी जरा तस्वीर देखिए। जैसे हम लोग एजुकेशन की देख रहे थे, वैसे ही सरकारी अस्पतालों की हालत क्या है हिंदुस्तान में और फ्रांस के सरकारी दरकी हुई व्यवस्था जो दिखाई दे रही है, दीवारों की दरकन से पूरी व्यवस्था की। देखिए वो ये कह सकते हैं फ्रांस समृद्ध देश है, आप ब्राजील के दिखा दे, बांग्लादेश के दिखा दीजिए। बांग्लादेश भी बेहतर है, हेल्थ पैरामीटर्स पे हमसे काफी अच्छा है, श्रीलंका हमसे अच्छा है, बांग्लादेश भी बेहतर है। गिरजा जी कैसे सुधरेगी? नहीं, देखिए यदि आप स्वास्थ्य की, शिक्षा की या अलग अलग क्षेत्रों में बात करेंगे तो हर जगह ये बदहाली नजर आएगी। और ये इस बदहाली के पीछे आपकी कोई एक सुनिश्चित योजना नहीं है। आप कहते हैं शिक्षा को हम बेहतर बनाएंगे। बेहतर का मतलब क्या? एक अमूर्त बात करते हैं। क्या आप ये बात सरकार बनाने वाले लोग कहेंगे कि शिक्षा की जो एक समान शिक्षा देने की बात है, क्या वो लागू करेंगे आप? क्या वो राजनेता जिनको आपने दिखाया कि विदेश से पढ़ के आ रहे हैं, उनके अपने इलाज चाहे वो देश में कराएं चाहे विदेश में बीमार भी होते हैं तो विदेश में जाकर इलाज सरकारी अस्पताल नहीं, लेकिन हम कहां जाएं? देश में भी करा रहे हैं तो सरकारी अस्पतालों में नहीं कराते। यदि सरकारी अस्पतालों में वो तमाम जो वीआईपी हैं यदि अपना इलाज कराएं तो सरकारी जो अस्पताल की व्यवस्था है वो सुधर जाएगी। दरअसल दिक्कत ये है कि आप जब सरकार बनाते हैं तो अमूर्त बातें करते हैं कि हम बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे। अच्छा और बेहतर को डिफाइन तो करिए ताकि हम कल ये आपसे पकड़ सकें, आपको बोल सकें कि आपने ये कहा था कि हमने अस्पतालों में ये चीजें करेंगे, ये आपने नहीं किया है। ये अजय वर्मा जी आप करते हैं, गिरजा जी की बातों को निजी टिप्पणी मत समझिएगा। एसपी यादव साहब से मैं जानना चाहता हूँ, हेल्थ की बात हो रही है, मैं सैफई गया था, सैफई में मेडिकल इंस्टीट्यूट बना हुआ है, यूनिवर्सिटी बना हुआ है और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर बड़े शहरों में सरकारी अस्पताल नहीं है। और लखनऊ में जब एक्सप्रेसवे पर हादसा होता है तो बड़े अधिकारी आपके गुड़गांव पहुंचते हैं इलाज कराने के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में। सारी पार्टी के नेता क्या आज ये बात कहेंगे कि आने वाली सरकार जिसकी बने सारे राजनेता अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में कराएंगे? जी ये बहुत अच्छा सवाल किया तोमर साहब जी, बहुत ठीक बात कही है गिरजा शंकर जी ने। तोमर साहब एक इसी में ऐड कर दीजिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि अफसरों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़े। जी तोमर साहब ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, गिरजा शंकर जी ने उठाया है कि यदि आपकी पार्टी की सरकार बनती है या किसी भी पार्टी की सरकार बन सकती है तो क्या ये गारंटी दी जा सकती है कि आपके नेता कम से कम सरकारी अस्पताल में इलाज करवाएंगे और आपके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े, वो सरकारी स्कूल में पढ़े अफसरों के बच्चे? हम खुद सरकारी स्कूलों में पढ़े, हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे और हम तो इलाज सरकारी अस्पताल में कराते हैं। हम तो ऐसे लोग हैं कि जो आम व्यक्ति को जो सुविधा मिले वही हम लोग सुविधा लेते हैं। जी आपको महसूस हुआ कि कैसी सुविधा है सरकारी अस्पताल में? भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेकर काम करना चाहती है और हम कर रहे हैं इस मामले में। और केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार है, वो उससे आपको लग रहा होगा कि सबका साथ सबका विकास कर रही है। सफाई कर्मी इंजेक्शन लगा देते हैं, हमने ये भी तस्वीर दिखाई है। जी चमोली साहब, उत्तराखंड में क्या हाल है? आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं वहां पर भी सरकार बनाने का। उत्तराखंड में ये हमारी सरकार थी इससे पहले जी, हम लोगों ने 108 के माध्यम से एक छोटी सी बात जोड़ रहा हूं, तोमर साहब ने कहा, इसलिए मेरे को याद आ गया, तोमर साहब ने कहा सबका साथ सबका विकास। तो ये सबका साथ सबका विकास तो जब सरकार आएगी आप तब करेंगे। ये पार्टी में जो सबका साथ है वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है आजकल? पिछली बार जैसा तो नहीं होगा? नहीं, सबका साथ मिल रहा है। 2012 तो याद होगा ना आपको? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए मैं स्पष्ट कर सकता हूं, अभी हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा क्राइसिस इस समय सरकार ने किया है, आज हम 430 अरब रुपए के कर्जे में जा चुके हैं जी। सबसे पहले इस प्रदेश को अगर सर अब एक्सक्यूज देना बंद कीजिए ना, अभी सरकार आई नहीं, आप बहाने बनाने लग गए हैं। नहीं
आप पहले ही बता देते चुनाव से पहले कि आपके बस का नहीं है ये सरकार चलाना। हम तो आपको आखिरी बात, हम तो आपको एजेंडा बता रहे हैं। नहीं, आप चुनाव से पहले बता देते कि आपके बस का काम नहीं है ये 430 अरब की जो कर्जा है ये सरकार आप नहीं चला सकते। प्रभु चुनाव से पहले बता देते तो हमें पता होता कि आपके बस का काम नहीं है। नहीं, आपने पूरी बात सुनी नहीं है जी। आप पूरी बात सुनना नहीं चाहते, इसका मतलब डर लग गया। हम ये कह रहे हैं सबसे पहले जो एजेंडा है मेरी सरकार के सामने प्रदेश के अंदर वित्तीय अनुशासन लाने का है, जो आज पिछली सरकार ने 430 अरब के कर्जे में प्रदेश को डुबा दिया है, इससे उभारने का सबसे पहली चुनौती है। पहली चुनौती इनके नंबर कहां पर है? बाद चिकित्सा स्वास्थ्य का नंबर कहां पर आएगा, इंतजार रहेगा। लेकिन एनके सिंह साहब, फाइनल कमेंट आपका, जो कैसी आइडियल सरकार जो हम बनाने जा रहे हैं, नहीं क्या उम्मीद रखें हम? आदर्श सरकार में एक ही चीज समय जरूरत है, जिस तरह की हमारी इकोनॉमी है, रोजगार सबसे बड़ी जरूरत है, स्वास्थ्य और शिक्षा सेकंड जरूरत है, और ये तीनों अगर कर दे और सरकार की क्रेडिबिलिटी इन्हीं गुणवत्ता के साथ। जी गिरजा जी, क्या ऐसी सरकार मिल पाएगी आपको लगता है? जी गिरजा जी से पूछ रहा हूँ, ऐसी सरकार मिल पाएगी? मैं आश्वस्त नहीं हूँ सरकार किसी भी पार्टी की बने, लेकिन बुनियादी जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई बदलाव कोई सरकार ला पाएगी इसकी उम्मीद मुझे नहीं है। यदि ऐसा कर लेते हैं ये तो बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन जब तक वो स्पष्ट रूप से कमिट नहीं करते, जैसा हमने उनसे पूछा कि क्या आपके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, क्या आप अपना इलाज सरकारी अस्पतालों में कराएंगे, जब तक इस कमिटमेंट के साथ नहीं आएंगे तब तक किसी बदलाव की उम्मीद मैं नहीं करता। आप लोगों के बच्चे जो है इस अस्पतालों में इलाज कराएं और स्कूलों में पढ़े। मुझको ये तो बता दीजिए कि देश के पैनलिस्ट और जर्नलिस्ट के कौन से बच्चे भी सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, आप बता दीजिए। चलिए, मतलब आप नहीं कमिट करना चाहते, बनाए तो सही, बनाने की जिम्मेदारी तो आप लेते हैं। शबनम जी, अजय जी की बात से खत्म करें, आप उस लायक तो उनको बनाएं। आखिरी बात आपसे पूछ रहा हूं, बेहतर शिक्षा, जन जागरूकता अभियान और मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। जर्नलिस्टों, पैनलिस्टों, नेताओं, देश चलाने का काम सबका समान है। अजय जी ने जो बात कही, सबका विकास, जी बिल्कुल ठीक बात है। अजय वर्मा जी ने और तोमर साहब ने और चमोली साहब ने और यादव साहब ने जो बात कही, उसका मतलब यह है कि अब आप जाग जाइए, अब बैठिए मत, कुछ करिए, क्योंकि आपको और हमें मिलकर करना है। अब आपने जो गलती कर दी बटन दबाने की, वो तो ठीक है, लेकिन आप ही को जागना है, हमें ही होगा, हमें ही जागना है। चलिए, तो ये हम तो सब जागरूक हैं। मुझे लगता है कि आप दूसरे पर थोपें कि मेरा बच्चा नहीं, इसका बच्चा पहले सरकारी में जाए, इसको पहले ये करना पड़े, इससे पहले हम अपनी जिम्मेदारी समझे। सारे नेता अगर अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत कर ले और अपनी जेबें भरने के अलावा थोड़ा सा जनता का सोच ले, तो ये सब जो आप पर हम बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। चलिए, ये सोचना पड़ेगा। लगता है कि आशंकाएं अभी भी बरकरार हैं कि बटन तो हमने दबाया है, लेकिन हमारे बटन के इशारों पर सरकार चलेगी, हमारी जरूरतों को पूरा करेगी, हमारे सपनों की दुनिया को बनाएगी, लाएगी। ये मजबूत आवाज अब भी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन तो अजय, इस पर मैं कहना चाहता हूं, जहां से हमने शुरू किया प्रोग्राम, इस सरकार को बनाने के लिए हमने बटन दबाया है, तो इस सरकार को चलाने का बटन भी हम अपने पास रखें, और जैसे सब नेता कह रहे हैं, जागरूक रहिए।